हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 24 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आपका पहला पेपर हिंदी है। आप सभी को हिंदी का वायरल पेपर कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी को हिंदी का संपूर्ण हल बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के कॉपी कैसे लिखें, जिससे एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरा 95% हिंदी में नंबर दे दे। सिर्फ आपको कॉपी लिखने का सही तरीका यदि पता है तो आपको आसानी से 95% तक हिंदी में ला सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने OMR सीट है। इस OMR सीट को आपको भर के बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस OMR सीट को आप कैसे भरेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के कॉपी कैसे आप लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपका चाह के भी एक नंबर नहीं काटेंगे। बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपका हिंदी का एकदम रियल पेपर है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप स्किप भी भूल के भी मत कीजिएगा, अन्यथा आप जानते हैं कि आपका ये प्रश्न जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे आपका नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये आपका जो हिंदी का पेपर है, पेपर का शेयर DB है। आपको जो समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है कि 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। इसके साथ में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को यहीं पे सीख लीजिए, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहला निर्देश है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। साथ में इसके साथ दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो रहता है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगला में दिया है कि खंड अ में 1 से 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना है। तो आपको OMR सीट भरने का सही तरीका भी बताने वाले हैं कि OMR सीट कैसे भरेंगे। ठीक है, देखिए, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न वाइटनर का प्रयोग। इसीलिए जब OMR सीट भरिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा, इसलिए कि उस पर काट पीट आपको नहीं करना रहता है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा, यानी कौन से प्रश्न कितने नंबर का रहेगा हर प्रश्न के सामने लिखा रहेगा। ये खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे आपके। खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही देना रहेगा आपको। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। ये कुछ सामान्य निर्देश थे। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और साथ में OMR सीट आपको पहले भर के बता देते हैं कि OMR सीट जब आपको रहेगा इस प्रकार से तो कैसे भरेंगे। देखिए, इस प्रकार से रहेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना रहता है। इसलिए कि ये आपको तरीका बताया रहता है कि इस तरीके से भरना है। यहाँ पे आपका खुद जिला का कोड लिखा रहेगा, केंद्र का कोड भी लिखा रहेगा, अनुक्रमांक आपका लिखा रहेगा, विषय का कोड भी आपका लिखा रहेगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या जो है, देखिए ये प्रश्न पत्र है ना 801, तो ये आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। अब 801 है, जिसे DB है तो यहाँ पे आपका DB भी लिखा रहेगा। ये सब लिखा रहेगा ना, और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगा रहेगा। जो OMR सीट आपको मिलेगा ना, उस पर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका फ़ोटो रहता है। अब देखिए, इसके बाद आपको भरना क्या है, प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज भरना है। अब मार्का सीरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे DB है ना, यही DB आपको भरना है। तो यहाँ पे पहला अक्षर D लिखेंगे और दूसरा अक्षर यहाँ पे क्या लिखना है, B लिखना है। देखिए, जब D लिख लेंगे तो इसमें देखिए D कहाँ पे है, उसको क्या करेंगे, भरेंगे। देखिए ये D है ना यहाँ पे, तो इसको गोला भरना मत छोड़िएगा। इसको देखिए ऐसे पर बाहर से भरिएगा, फिर इसके बाद इसको अंदर से इससे ब्लैक पेन से ही भरिएगा। ठीक है, जिससे OMR पर चेक करने में आसानी होता है। जैसे B है तो देखिए ये B है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे आप B वाला को भर लेंगे। ये आपको B के इस प्रकार से भरना है। ठीक है, इस प्रकार से भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आपका जब कला का विषय रहेगा तब उस दिन आपको भरना रहेगा, अन्यथा छोड़ देना है। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि जो हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जो हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना रहेगा, या केंद्र व्यवस्था के मोहर वो लगा देंगे, जो अध्यापक रहेंगे वो लगा देंगे, और कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे करना है, इस खाना को छोड़ देना रहेगा। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार से नीचे रहेगा। अब देखिए नीचे जो रहेगा इसको कैसे भरना है, ये आपका भरा रहेगा। ये भी अनुक्रमांक आपको लिखा रहेगा उस पर, ये सब लिखा रहता है। बस यहाँ पे पहला अक्षर क्या है आपका D है, तो यहाँ पे आप D भर लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए B है तो यहाँ पे आप B भर लेंगे।
इसके अलावा जो ये खाना है, ये खाना, ये सब छोड़ देंगे। जब चित्रकला का पेपर रहेगा तभी इसको भरना रहता है, इसके अलावा छोड़ देना रहता है। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, जो आपका हस्ताक्षर करने का तरीका होगा वो हस्ताक्षर कर लीजिएगा। ये अपना तो देख सकते हैं, यह जो अध्यापक रहेंगे वो यहाँ पे भरेंगे। अभी इसको बताएंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए ये आपके सामने पेपर है, इस पेपर को हल करके आपको सिखाते हैं और OMR सीट के भर के भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न इसके सामने देखिए 1 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। चिंतामणि के रचयिता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। देखिए जैसे आपको चिंतामणि का रचयिता कौन है, तो जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे ही इसको भरेंगे तो ये आपके सामने OMR सीट मिले रहेगा। देखिए पहले का कौन सा सही है, तो पहले का सी सही है। तो इसमें भरेंगे कैसे, देखिए पहला नंबर है पहले का, देखिए ये सी वाला है ना, तो यहाँ पे आप भरे। देखिए OMR सीट में भूल के भी गलती मत कीजिएगा, यदि गलती करेंगे तो आपका OMR सही से चेक नहीं होगा और आप फेल भी हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए पहले का क्या हो जाएगा, सी है तो सी भरिएगा। एक खाना में, जैसे ये खाना, इसमें सिर्फ एक ही गोला भरना है, 2 गोला मत भरिएगा, चाहे गलत भरिए चाहे सही, खाली एक ही गोला को भरना रहता है। 2 गोला या 3 गोला का मत भर दीजिएगा एक ही लाइन में, सिर्फ एक गोला। जैसे देखिए यहाँ पहले का सी था तो पहला भरे हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न क्या है, आपके एक और प्रश्न भर के बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपके सामने ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र प्रसाद। तो पंच परमेश्वर के जो कहानी के लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का बी है, तो ये है आपके सामने OMR। अब देखिए दूसरा नंबर है बी, ये है ना, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से भरेंगे। जैसे भर रहे हैं इसी प्रकार से आप भरिएगा, ठीक है। और ब्लैक पेन से ही कोशिश कीजिएगा कि OMR सीट ब्लैक पेन से ही भरें। देखिए पहले का ये भरे, दूसरे का ये होगा। अब इसी तरह तीसरा प्रश्न हुआ, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, जो प्रश्न आपको आ रहा होगा वो एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला भरिएगा, ठीक है। तीसरा भर सीख लीजिएगा। अब देखिए आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो देखिए जो मान लीजिए पहले का कौन सा सही है, सी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले का सी लिख लेंगे। इसी तरह देखिए दूसरे का क्या है, बी सही है, इसी तरह दूसरे का बी लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से जितने हैं 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न के कौन से ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। OMR सीट में यहाँ भरिएगा और जो भरे रहेंगे उसी को यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। तो ये था आपको OMR सीट भरने का सही तरीका। इसी प्रकार से 20 प्रश्नों को भर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में आप लिख के जरूर पूछिए। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न, इन प्रश्नों को बता देते हैं, सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस। देखिए आप वीडियो में जो कमेंट होता है उस कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, जैसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको पहले कराएंगे तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उसको जरूर कमेंट किया कीजिए आप। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो अज्ञे जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर 5वां नंबर का प्रश्न है कि अपनी खबर आत्मकथा है, यानी ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 6वां नंबर का, भूषण किस युग के कवि हैं, तो जो भूषण है आपके रीतिकाल के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, ललित ललाम रचना है, तो ललित ललाम जो रचना है किसकी रचना है, तो ये ललित ललाम जो है मतीराम की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ललित ललाम जो रचना है मतीराम की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला 8वां नंबर का है कि यशोधरा रचना है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न रहता है कि यशोधरा किसकी रचना है, तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 9 नंबर का देखिए, आंगन के पार द्वार रचना है, ये भी 1 नंबर का है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंगन के जो पार द्वार है ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों के एकदम दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है।
दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसका है, ये भी आपका 1 नंबर का रहता है। तो ये है महादेवी वर्मा का। दीपशिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा किया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है आपका शोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है, कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार आपका आता है वो होता है रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आपका अगला नंबर का प्रश्न है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, तो ये आपका रोला छंद का है। तो देखिए 24 मात्राएं याद रखिएगा, 24 मात्राएं जो आता है रोला में ही आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग मतलब होता है कि कोई शब्द दिया है उसके प्रारंभ में कौन सा शब्द आपका जुड़ा है। देखिए पर्यावरण करते हैं तो परिधन आवरण होता है, क्या होता है, परिधन आवरण। तो सबसे पहले क्या जुड़ा है आपका परि, तो परि क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द रहता है उसके लास्ट में क्या जुड़ा होता है। जैसे महान प्लस ता, यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा है, महान प्लस ता जुड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ता का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, सुख दुख में समास पूछता है। तो देखिए जब इस प्रकार का हलंत चिन्ह रहता है, यहाँ पे जब समास पूछता है सुख दुख में, तो यहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व। जैसे माता पिता, दुख सुख, ठीक है। इस प्रकार से जब भी प्रश्न आए और उसमें पूछे समास, तो उसमें हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। देखिए अपना 17वां नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची होता है आपका अनल भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, लेकिन अग्नि का जो पर्यायवाची होता है अनिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभ्युदय का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए अभ्युदय का जो होता है अभिधन उदय होता है, क्या होता है, अभिधन उदय होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होता है अभिधन उदय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है 19 नंबर का, कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप बताना है। कि मधु जो है उस शब्द का पंचमी विभक्ति में और एक वचन रूप में क्या होता है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा मधुना। देखिए इसका सही जवाब होगा मधुना होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं लिखा है, ये मधु न होता है, क्या होता है, मधुना होता है। यहाँ तो दे दिया है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। मधुना ऐसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मधुता दिया है लेकिन मधुता कोई शब्द नहीं होता, इसमें मधुना होता है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जो आपका 20वां प्रश्न है, पटिष्यता धातु रूप का वचन बताना है और पुरुष बताना है। कि पटिष्य धातु रूप का वचन और पुरुष क्या है, ये भी आपका 1 नंबर है। तो द्विवचन मध्यम पुरुष है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके खंड ब के जो प्रश्न पूछते हैं सभी प्रश्नों को एकदम कराने वाले हैं। देखिए आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, तो आप इन प्रश्नों को एकदम छोड़ के मत जाइएगा। आपको पूरे प्रश्नों को हल कराने, जिसमें आपका संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, एकदम डिटेल में कराने वाले हैं ना। तो 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल 6 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, करा अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ तक पढ़ते चले आना है। पढ़ते चले आने के बाद देखिए आपको बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखना है। इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। देखिए पहले नंबर पे आपको संदर्भ लिखना है, तो आप लिखेंगे कैसे।
तो देखिए इसमें आपको ना कुछ ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको पाठ मिल गया ममता। जब ममता शब्द मिले तो समझ लीजिएगा कि किस पाठ से लिया गया है, ममता। और ममता आप सभी को पता है किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो कुछ शब्द ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सा पाठ है। तो यहाँ से पाठ आपको पता चल गया कौन सा है, ममता पाठ है। किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो देखिए संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, कापी लिखने का भी सही तरीका आपका होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए 1 वाला है तो यहाँ पे क्या लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे खंड ब लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, खंड ब के सभी प्रश्न है ना, तो यहाँ पे खंड ब मत लिखना भूलिएगा। जैसे यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, लेकिन आप लोग जब कॉपी पे लिखिएगा तो पहले लिखिएगा खंड ब, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के 1-2 शब्द लिख लीजिए। अश्वारोही पास आया, आप इतना लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट का 1-2 शब्द लिख लीजिएगा। जैसे गृह में जाती हूँ, ये लिख लीजिएगा 1-2 शब्द। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने किसका उत्तर दिया है, जिससे उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए अश्वारोही लिखिएगा, फिर डॉट 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 करते हुए गृह में जाती हूँ ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा पहले का संदर्भ। और देखिए जिस तरह सुंदर राइटिंग में लिखा गया इसी प्रकार हो सकता है कि इससे भी आप अच्छा लिख सकते हैं, तो इससे भी अच्छा लिखिएगा। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा कि आपको काट पीट ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे संदर्भ, जब एक लाख संदर्भ बता देंगे तो इसी तरह आप किसी का भी संदर्भ लिख सकते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जब हिंदी लिखिएगा तो इसके ब्लैक पेन से लिखिएगा। जैसे हम लिखे हिंदी कि गद्य खंड में संकलित ममता, पाठ का नाम जब लिखिएगा तो यहाँ पे ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जो पाठ का नाम हुआ, लेखक का नाम हुआ, इसे आप कोशिश कीजिए ब्लैक पेन से ही लिखने का, जिससे देखने में काफ़ी कितना सुंदर होगा। आप देख सकते हैं कि आप ये जब हम लिखें इसको तो कितना ब्लैक पेन का यूज किए हैं, ठीक है। हेडिंग बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरह यदि आप कापी बोर्ड के एग्जाम में लिख देंगे तो आपका 1 नंबर जो होता है ना, वो अभी एग्जामिनर नहीं काटेगा, वो चाह के भी नहीं काट पाएगा जब इतना सुंदर आप कापी लिखेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा आप संदर्भ, आप इसको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछता है, दूसरा नंबर कि गद्यांश के रेखांकित अस की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ से जहाँ पे रेखांकित रहेगा इसी का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जैसे मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। देखिए इसका कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर पर तो आप इसका हेडिंग बना लीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, 1-2 लाइन छोड़ के, ठीक है। हो सकता है 1 लाइन छोड़िएगा, हो सकता है 2 लाइन छोड़ दिएगा, लेकिन 1-2 लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। लिखेंगे कि प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही सैनिकों को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने एक सैनिक को यहाँ घर बनवाने के लिए कहा था। मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी थी। मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने की प्रार्थना सुन ली। अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं काट पीट किए, कहीं पे नहीं किए, इस तरह की कोशिश कीजिए, काट पीट मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी की कापी लिखिएगा। तो देखिए इसका आंसर सेकंड को हो गया, जैसे बताएं उस तरह लिखेंगे, 2 नंबर उस पर भी मिल जाएगा। अब देखिए अगला है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसके जो कारण इस गद्यांश को पढ़ेंगे, जो गद्यांश से आपको अर्थ समझ में आएगा उसको अपने शब्द में देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 1 लाइन में ही उत्तर देंगे इसका। देखिए क्या है आपका तीसरा का, ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खोदने के डर से भयभीत रही। और यहाँ पे देखिए जब इसको पढ़ेंगे इस लाइन को तो इसमें से आपको ही इसका आंसर मिल जाएगा। किस डर से, तो डर जाती भय थी किससे, झोपड़ी के खोदने से। तो ये शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपको बताएं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। तो कापी लिखने का तरीका भी पता चल गया होगा, लेकिन आप सभी को सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताने वाले हैं। अब देखिए आपको अथवा में देता है, चाहे ऊपर जो प्रश्न पता उसको कर सकते हैं, या इसके अलावा ये आपके सामने है, इसका आपको समझ में आएगा तो इसका भी उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए आप इसका भी संदर्भ लिख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए। तो दोनों में से कोई एक ही करना था, एक प्रश्न आपको बता दिए, एक प्रश्न करना चाहे तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं।
देखिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये भी आपका कितने नंबर का रहा था? 6 नंबर का। देखिए प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें भी संबंधित आपसे 2 प्रश्न पूछता है, एक तो ऊपर पद्यांश देता है, एक नीचे पद्यांश देता है। दोनों पद्यांशों में से जो आपको आता हो बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। हम आप सभी को ये पद्यांश का उत्तर बताते हैं। जैसे देखिए, पूर्व में निकसी रघुबीर बघु धीर धरी धीर दय मग में डग दवे, झलकी भरी भाल कनी जल की पूत सुखी गए मधुराधर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे, इसमें भी संदर्भ पूछा है। इसमें पूछा है आपका श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। फिर इसके बाद पूछा है कि रेखांकित अंश प्रकुटी करयोंकित में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रघुवीर, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या, पूर्व में निकसी रघुवीर। देखिए यहाँ पे रघुवीर किसके लिए थे, कृष्ण के लिए यूज किया गया। कृष्ण का प्रयोग किसमें किया गया, धनुष भंग वन में किया गया है। किसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया है, धनुष भंग वन में। इस पाठ का नाम हो जाएगा। तो देखिए आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। देखिए आपको लिखना रहेगा, तो पहले संकेत लिख लीजिए पूर्व में, ये डाट 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 चली चल भयो। फिर यहाँ पे संदर्भ जैसे बताएं उसी तरह आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है, देख सकते हैं। जैसे लिखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए गद्य रहेगा तो गद्यांश लिखना है, पद रहेगा तो यहाँ पे पद्यांश लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित धनुष भंग वन पथ पर, ये पाठ का नाम है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये अब गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा धनुष भंग वन जो पद पर है लिखा गया है, ये आप पढ़े होंगे। इसको आप इसी तरह क्या करना है, संदर्भ लिखना है। इसके साथ में जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। महल से निकलकर थोड़ी ही दूर पर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई तथा सुकमल होठ सूख गए। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना है और हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। सीता की इस दशा को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू बहने लगे। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकुटी करयोंकित में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार आपका प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसका पूरा उत्तर था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपको एक बता दें, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको भी पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। इसमें भी आपसे संदर्भ पूछता है और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को यदि कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको जो सरल है वो आपको कराने का प्रयास करना है, जिससे आपको क्या करें, ये याद रहे। इसलिए कि दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। अगला देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये टोटल 5 नंबर का रहता है। इसमें बताएंगे कि जो संस्कृत वाले गद्यांश रहते हैं उसको संदर्भ कैसे लिखा जाता है और साथ में हिंदी में अनुवाद कैसे करना रहता है। चलिए पहले प्रश्नों को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये प्रश्न है, 2 प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। यहाँ पे अथवा भी लिखा है, तो दोनों प्रश्नों में से जिसका उत्तर आपको आ रहा हो उसी को कीजिएगा। देखिए ये आपका सिंपल है, पहले इसी को आपको करा देंगे। जब इस लाइन को पढ़ेंगे पूरा पढ़ लीजिएगा आप। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश केंद्रमस्ति। देखिए यहाँ पे नगरी शब्द पकड़ के भी आप पता कर सकते हैं कि कौन से पाठ का लिया गया है। तो नगर ओगर का जो शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है वाराणसी पाठ में किया गया है, यानी इसका मतलब हुआ कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आप। देखिए आपको ये प्रश्न तो कई बार कराए हैं, तो इसको आप तो देखे होंगे। चलिए आपको ये वाला प्रश्न करा देते हैं ना, कम से कम एक अथवाला करा दें कि आपको अथवाला यदि आता हो तो बोर्ड के एग्जाम में इसका प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखें कि ये पता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत एवं प्रहलिका उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत् अतः ग्रामीण अवध अहम अस्य प्रहलिका उत्तरम जनानि इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत् यदि भवान उत्तर न जानाति तर्हि ददातु 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपयाकड़ी अतः म्लान मुखेन नगरिके समय अनुसार 10 रुपयाकड़ी दंतानी। तो इस प्रकार से ये रहता है। देखिए इसका कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए आपके सामने अथवाला जब लिखना रहेगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालिएगा, यहाँ पे अथवा लिख। जब अथवाला कीजिएगा तो अथवा यहाँ संकेत लिखना जान ही गए हैं। देखिए उस संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है।
तो देखिए ये का किससे लिया गया है, संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, ठीक है। और ये जो किससे लिया गया था, तो ये जो लिया गया है आपका वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न तो कई बार करा दिए, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न सोचे हैं आपको करा दें, ठीक है। देखिए हिंदी में अनुवाद करना रहेगा तो कैसे अनुवाद करेंगे, लिखेंगे नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपये। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, इसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इसका अलग से वीडियो आपको बता देंगे कहाँ कौन सी वीडियो में इसको कराया गया है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। टोटल 5 नंबर का रहता है। ये देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया, एक प्रश्न ये पूछा गया है, तो इन दोनों में से कि एक का उत्तर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना रहता है। ये टोटल 5 नंबर का रहता है। तो चलिए आपको ये प्रश्न हल करके बताते हैं। ये सिंपल है, आपको बता भी देंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखिएगा, यहाँ पर संकेत में सर्वे बंतु और लास्ट का आपको शब्द बता चुके हैं, ऐसे ही लिखना है। संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी न हो। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद आप सीख लीजिए, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको जरूर याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही करना रहता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। टोटल 3 नंबर का रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मुक्ति दूत जो होता है, आपको जिस जिला में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसी खंड काव्य का उत्तर दीजिए। यहाँ पे मुक्ति दूत है, आपको मुक्ति दूत के एक नायक का चरित्र चित्र आपको बताना रहता है। तो यहाँ पे चरित्र चित्र में हम गांधी जी का आपको चरित्र चित्र बता देते हैं, जिसे आप याद भी रखिएगा। देखिए यहाँ पर डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क वाला करें तो क डालिए, ख पे रहेगा तो ख कीजिएगा। मुक्ति दूत पहला नायक का चरित्र चित्र अर्थात महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्र आपको लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महान घटना है। अपने गरिमामय अलैंगिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। इस खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे वो दिव्य पुरुष हैं, हरिजनों के उद्धारक है, मातृभक्त है, महान देशभक्ति हैं। अब ये पॉइंट जो आप लिखें, इसी पॉइंट पे एक एक 2 लाइन लिख दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आप बोर्ड के एग्जाम में लिख लेंगे। जैसे दिव्य पुरुष लिखिएगा, महात्मा गांधी महान पुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष हैं। अब अगला हेडिंग बनाएंगे, हरिजनों के उद्धारक। महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। गांधी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों के उद्धार करना था। इसके साथ में आप लोग अगला लिखेंगे, मातृभक्त। गांधी जी माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को माँ से ही सीखा था। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए एक हेडिंग और बना लेंगे। अब अगला हेडिंग क्या बनाएंगे, लास्ट, महान देशभक्त। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है और वे जीवन के अंतिम सांस तक देश की सेवा की। सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। ये था आपका चरित्र चित्र। इस तरह नायक का चरित्र चित्र बोर्ड के एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। देखिए इसी प्रकार का ये इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है, इसलिए जो आपके जिला में पढ़ाया जाता होगा इसको आप कर सकते हैं। आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको जिस जिला में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ एक ही, दोनों में से एक ही करना रहता है। इसके अलावा जितना दिखाएंगे सभी को छोड़ देना रहेगा।
ये देख सकते हैं सारे प्रश्न। आपको सभी प्रश्नों को आपको जिस जिला में जो पढ़ाया जाता है इसको करना रहेगा, अन्यथा सभी प्रश्नों को सिर्फ एक करके छोड़ देंगे। अब देखिए आपके सामने अगला है 6वां नंबर का प्रश्न। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो चलिए जीवन परिचय भी आपको बता देते हैं। ये आपके सामने है, 3 है, 3 में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना रहेगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हुए, जयशंकर प्रसाद। आप जरूर जयशंकर प्रसाद हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ, इन दोनों का, इसके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ 3 का जीवन परिचय याद रहेगा। तो तीनों में से कोई एक न एक बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है आपको। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता देते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। कैसे लिखेंगे? आपको मेन ये याद होना चाहिए, संक्षिप्त जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। जैसे नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म कहाँ हुआ? 1884, जन्म स्थान बस्ती, जिला अगोना गांव उत्तर प्रदेश में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु कब हुआ? 1941 में। मेन ये है, यदि आपको ये संक्षिप्त याद है इसको तो आप बना के लिख देंगे। ठीक है, देखिए जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा ये कहानी टाइप एक देख लीजिए। बाद में स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का ज्ञान प्राप्त किए। काशी नगरी प्रचारणी सभा के से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। शुक्ल जी निबंध, आलोचना, कविता आदि क्षेत्र के सर्वोपरि स्थान है। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो थोड़ा सा रचना 1-2 याद रखिएगा, 2-3 4 याद रखिएगा, इसलिए कि रचना के लिए अलग से नंबर मिलता है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। निबंध चिंतामणि, विचार विधि। आलोचना क्या था? रसमीमांसा, त्रिवड़ी, सूरदास। संपादन क्या था इसका? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, आनंद कादम्बरी आदि। बस इतना ही आप इनके बारे में याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है ख वाला। कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत, मैत्री शरण गुप्त। इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। आप सभी को ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसमें आपको गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपको बता देते हैं। देखिए आपका 6वां का ख है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6वां का ख 6वां का ख का पहला है ना, तो 6वां का ख डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, फिर जीवन परिचय डालिएगा, फिर पहला तुलसीदास नाम डाल दीजिएगा। पहले सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। जैसे जन्म कब हुआ था? 1532, मृत्यु कब हुआ? 1623, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, और माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु का नाम नरहरि दास, पत्नी का नाम रत्नावली, रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। मेन ये है, यदि आप इतना भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो संक्षिप्त परिचय था। इसके अलावा आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपके सामने ऐसे लिखना है। अब आपको संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इसको उसी को वाक्य में लिखना है। जीवन परिचय आपको बता रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, देख लेंगे कहानी टाइप याद हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने उन्हें वेदों, पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 100% आता है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। आपका अगला नंबर का प्रश्न 7वां नंबर का क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। टोटल 2 नंबर का ये प्रश्न रहता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर में यहाँ पे आपको 2 लिख के बता दिए हैं।
जिससे आप दोनों में से जो आपको सही लगे वो कंटेस्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक कंटेस्ट कर लीजिएगा। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो इस पाठ में नहीं आया है उसी को यहाँ पे लिखना है, जो आया रहेगा उसको नहीं लिखना है। जैसे आपके पाठ में ये आ चुका है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस पेपर में ये आ चुका है तो इसको मत लिखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौश्यम सा काशिकेन मियते। तीन दोनों में से कोई एक ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो पेपर में रहेगा उसके अलावा कोई दूसरा ही लिखना रहता है आप। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 में से केवल 2 ही का उत्तर देना रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको चारों प्रश्नों को उत्तर बता देते हैं, जिससे बोर्ड के एग्जाम में कोई भी याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपसे प्रश्न पूछा है वीर केन पूज्यते, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखिएगा कि वीर वीरेण पूज्यते, पहला का उत्तर बस इतना ही लिखना है, इस पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है पदेन बिना की दूरम याति, तो इसका उत्तर लिखिएगा पत्रम पदेन बिना दूरम याति, इसका उत्तर ये होगा। अगला है चंद्रशेखर का आसीत, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। ठीक है, तो इस तरह जैसे बता रहे इसी तरह उत्तर आपको संस्कृत में ही देना रहेगा। अगला है अस्माकं संस्कृति किश्चि वर्तते, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। तो इस प्रकार से इस चारों में से कोई एक का ही उत्तर आपको देना है, सभी का नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। टोटल 9 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। जैसे देश प्रेम पर निबंध लिख सकते हैं, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर लिख सकते हैं, प्रदूषण और मानव जीवन पर लिख सकते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन चारों में से किसी एक पर ही आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आपको एक का उत्तर बताते हैं। देखिए आपको आतंकवाद पर निबंध लिखने का सही तरीका बताता है कि आतंकवाद पर कैसे निबंध लिखेंगे। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9A लिखिएगा। निबंध में पहले देखिए जिस पे लिखना रहेगा उसका यहाँ पे बना लीजिए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, जो नंबर होगा आप नंबरिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। आतंकवाद के कारण निवारण, देखिए आपका आतंकवाद कारण निवारण कहे, चाहे आपसे आतंकवाद की समस्या और समाधान कहे, कोई भी हेडिंग आतंकवाद पे देता है तो जो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं बस यही आपको लिखना है। पहले नंबर पर सबसे पहले संकेत बिंदु लिखिएगा। संकेत बिंदु पहले लिखिएगा आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का प्रभाव क्या पड़ता है, फिर आतंकवाद का निवारण कैसे करेंगे, क्या आतंकवाद का समाधान संभव है, आतंकवाद विरोधी दिवस और निष्कर्ष। ये पॉइंट आप हेडिंग के तौर पे पहले संकेत बिंदु, मतलब जो आपको आतंकवाद से संबंधित पॉइंट याद होगा उसको हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग बनाने के बाद आप जो हेडिंग बनाएगा उसको लिखिएगा, उसके बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिएगा कम से कम। देखिए आतंकवाद क्या है, तो देखिए आप लिखते हैं आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें संगठित या असंगठित सदस्य हिंसा करते हैं ताकि वे अपने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक या आत्मघात उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तो ये हुआ, 1-2 लाइन बस लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए देखिए यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइन ही लिख के आपको केवल बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग आपको बताने वाले हैं, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है आतंकवाद का कारण क्या है, कैसे लिखेंगे। आतंकवाद के कारण विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकता है, धार्मिक और जातिगत विवाद और भ्रष्टाचार हो सकता है। ठीक है, आतंकवाद के प्रभाव क्या होते हैं, तो आतंकवाद के प्रभाव शामिल सुरक्षा समस्या, आर्थिक हानि, समाज में दुर्भावना शामिल हो सकता है। इसके कारण आतंकवाद का निवारण कैसे करेंगे। आतंकवाद के निवारण के उपाय में शिक्षा, समाज और आर्थिक सुधार, सुरक्षा सुदृढ़ करना चाहिए। इसके बाद क्या आतंकवाद का समाधान संभव है। हाँ, आतंकवाद का समाधान संभव है, लेकिन यह कठिन प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार की आवश्यकता है। अगला हेडिंग बना लेंगे आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, आतंकवाद एक भयानक समस्या है जिसे समाज और सरकार को मिलकर समाधान करना होगा। शिक्षा, सामाजिक सुधार, सुरक्षा और सहयोग से हम इस महामारी से निपट सकते हैं।
ठीक है। तो ये था पूरा संपूर्ण 70 नंबर का पेपर। इस 70 नंबर के पेपर को 1-2 बार देख के सभी प्रश्नों को एकदम समझ लीजिए और काफ़ी जैसे लिखे थे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में प्रयास कीजिएगा लिखने का। इस तरह यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर पूरे का पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। ठीक है। देखिए ये लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, 2-2 3-3 दिन लग जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है इसलिए कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आप यदि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो उसका फल आप जरूर दिया कीजिए। फल में बस यही कि आप लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ठीक है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें।